एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम एफआईआर को इतने अच्छे से समझेंगे कि आप अपनी पूरी क्लास को समझाएंगे इसके बारे में। तो एफआईआर क्या होता है, इसे कौन कैसे फाइल करता है, अगर कोई एफआईआर फाइल ना करे या फाइल करने में डिले करे तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने और नए लॉज में एफआईआर के सिस्टम में क्या चेंजेस आए, 4 मेजर और अच्छे चेंजेस आए, इन सारी चीजों को अच्छे से इन डेप्थ तरीके से और आसानी से समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरी वीडियो को हमने अलग अलग क्वेश्चंस में डिवाइड किया ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एफआईआर क्या होता है। तो एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर किसी क्राइम की जानकारी आप किसी पुलिस ऑफिसर को देते हैं और वो उस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एफआईआर। तो आपकी जिस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है वो होता है एफआईआर। अब ये कहां डिफाइंड है, तो ये दिया गया है बीएनएसएस की चैप्टर 13 सेक्शन 173 के अंदर, और ये सेक्शन कहता है एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज कॉल्ड एन एफआईआर। अब इस पूरी चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मानिए कि कोई क्राइम हुआ और आप उसकी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते हैं या तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो सोचिए कि कोई क्राइम हुआ और उसकी इंफॉर्मेशन देने आप आते हैं। अब हो सकता है कि वो सीरियस नेचर का ऑफेंस हो या लेस सीरियस नेचर का ऑफेंस हो। अगर वो सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, मानिए रेप, मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, ये सब कुछ हुआ, तो उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ये वो टाइप के ऑफेंस होते हैं जो बहुत अर्जेंट नेचर के होते हैं, जिसमें तुरंत सीरियस ऑफेंस होते हैं, तुरंत एक्शन लेना होता है बिना टाइम वेस्ट किए। क्यों? वरना ऑफेंडर जो भाग सकता है, एविडेंस टैंपरिंग हो सकती है, विटनेस को धमकाया जा सकता है। तो इसमें क्योंकि ये सीरियस नेचर के होते हैं, अर्जेंट होते हैं, तो बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन लिए आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपकी इंफॉर्मेशन किसी सीरियस नेचर की होती है, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेट करती है, तो आपकी इंफॉर्मेशन सुनकर एफआईआर लॉन्च की जाती है सेक्शन 173 के अंदर। अब दूसरा ऑप्शन, अगर वो जो आपका क्राइम है वो किसी लेस सीरियस ऑफेंस का हुआ, उसे हम कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन केसेस में एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती। जी हाँ, सिर्फ सीरियस नेचर, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही एफआईआर लॉन्च की जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसे नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये लेस अर्जेंट है, लेस सीरियस नेचर के हैं, तो इसमें पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो आपको मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मैजिस्ट्रेट आपकी इंफॉर्मेशन सुनकर कंप्लेन लिखेगा, फिर वो डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिसर को कि हाँ आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप वारंट इशू करवा के अरेस्ट करवा सकते हो। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सिर्फ कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च की जाती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एनसीआर में लिखा जाता है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे कि मानिए कि क्राइम हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन देने का एक ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर के पास, दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधा मैजिस्ट्रेट के पास भी आ सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन सुनकर मैजिस्ट्रेट कंप्लेन लिखेंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है तो वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे एफआईआर लिखने के लिए। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है तो प्रोसेस आपको पता ही है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एनसीआर, एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होती है। पर इस पूरी चीज का इंटेंशन तो यही है ना कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद रिस्पेक्टिव ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर्स मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसे हम चालान या चार्जशीट भी कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एफआईआर, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक क्विक रिकैप करते हैं। तो एफआईआर वो इंफॉर्मेशन होगी जो पुलिस ऑफिसर को देते हैं, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। कंप्लेंट क्या होगी, इंफॉर्मेंट द्वारा मैजिस्ट्रेट को दी गई इंफॉर्मेशन। और पुलिस रिपोर्ट क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन की वो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर्स मैजिस्ट्रेट को सबमिट करते हैं। दूसरा, कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे, नॉन कॉग्निजेबल होंगे, ये आपको कहां पता चलेगा, इसकी पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट आपको यहां मिल जाएगी। और अगर आपको टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस समझने, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, तो आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आसानी से सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक फन फैक्ट बताऊं कि पूरे बीएनएसएस में, इससे पहले कि पूरे सीआरपीसी में भी कहीं पर भी एफआईआर डिफाइन नहीं था। सिर्फ एक जगह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये वर्ड यूज किया गया है, वो है सेक्शन 230, जो ये कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो अक्यूज को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर कि एफआईआर फाइल कैसे की जाती है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन एफआईआर। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिलता है सेक्शन 173 के अंदर, जो क्या कहता है, हर वो इंफॉर्मेशन जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करे, जो आपने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताई हो, चाहे वो ओरल हो, रिटन हो या टेलीफोनिक हो। रिटन है तो सही है, पर अगर ओरल होगी या टेलीफोनिक होगी तो उस इंफॉर्मेशन को लॉन्च किया जाएगा, लिखा जाएगा। कहां पर? जनरल डायरी में। किस फॉर्मेट में? जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। जब ये सारी चीजें हो जाए तो उस इंफॉर्मेशन को आपको पढ़कर सुनाया जाएगा और उस पर आपकी साइन ली जाएगी, और ये सब होने के बाद उसकी एक कॉपी इंफॉर्मेंट को या कंप्लेनेंट को प्रोवाइड की जाएगी, और इसे हम कहते हैं एफआईआर।
सिंपल। अब यहाँ पे हमने मेन सेक्शन तो समझ लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेक्शन के दो प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो मतलब स्पेशल कंडीशन, इस तरीके से समझ लीजिए, जिसे 2013 में ऐड किया गया था और बाद में अमेंड भी किया गया। पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर एफआईआर लॉन्च कराने वाली एक वुमेन है और वो ये दिए गए ऑफेंसेस से रिलेटेड एफआईआर लॉन्च करा रही है, जैसे स्टॉकिंग, रेप, तो फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक विमेन ऑफिसर ही लॉन्च करेगी। दूसरा प्रोवाइजो ये कहता है कि इंफॉर्मेशन देने वाली वुमेन अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, चैलेंज है, तो फिर पुलिस ऑफिसर उस वुमेन की कन्वीनियंस के हिसाब से उनके घर पर या किसी दूसरी जगह पर जाकर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे और इस रिकॉर्डिंग को वीडियोग्राफ किया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर, जहां पर हम एफआईआर से रिलेटेड सबसे लैंडमार्क, सबसे इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है या नहीं। सुनो, सिर्फ आधे मिनट का ब्रेक ले। तो बहुत सारे बच्चे इस चैनल को नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो ये बता दूं कि मेरे खुद के कुछ कोर्सेज भी है, जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, क्लैट पीजी का कोर्स है और मेरा न्यूली लॉन्च 3 न्यू क्रिमिनल लॉ का कोर्स भी है, जिसे मैंने इसी तरीके से आसान भाषा में, इन डेप्थ तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है, अलॉन्ग विद रीसेंट, इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केसेस। असेसमेंट्स भी मिल जाएंगे, इन्फोग्राफिक मिलेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस मिलेगा, ओल्ड लॉ में क्या था, न्यू लॉ में क्या था। तो इन नए लॉस को अगर आप नए तरीके से पढ़ना चाहते, समझना चाहते आसान भाषा में, तो इस कोर्स की सारी जानकारी आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि क्या पुलिस ऑफिसर को दिया गया हर एक स्टेटमेंट, हर एक इंफॉर्मेशन पे एफआईआर लिखी जानी चाहिए या नहीं। इसका आंसर हमें मिलेगा इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट केस में, जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इनफैक्ट अगर आप क्रिमिनल लॉ पे कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाने का सोच रहे हैं तो भी आप ये केस पिकअप कर सकते हैं। चलिए इस केस के फैक्ट्स जानते हैं। तो इस केस में एक माइनर लड़की की किडनैपिंग हुई। जब उसके फादर, जो इस केस के इन्फॉर्मेंट है, पुलिस ऑफिसर के पास जाते एफआईआर लिखवाने के लिए, तो वो मना कर देते हैं। फिर वो सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास जाते कंप्लेन लेके, जो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करते हैं कि वो एफआईआर लिखे। अब वो एफआईआर तो लिख लेते हैं पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करते। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए वो पैसों की डिमांड करते हैं। तंग आकर फादर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और हबीज कॉर्पस का रिट लगाते हैं टू प्रेजेंट हिज मिसिंग चाइल्ड। इस केस में पता चलता है कि पूरे देश में द नंबर ऑफ एफआईआर नॉट रजिस्टर्ड इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्टर्ड। इसी सिलसिले में जस्टिस मल्लिमत द्वारा हेड की गई कमेटी ने भी नोट किया कि पूरे देश भर में लोग परेशान हैं नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को लेकर, और ये सजेस्ट किया कि वो पुलिस ऑफिसर जो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। इस केस में 2 जजेस की बेंच ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट हेड्स को नोटिस भेजी और ये कहा कि वो सारे केसेस जिसपे इमीडिएट एफआईआर नहीं रजिस्टर की जाती है, इन्फॉर्मेंट को कॉपी नहीं दी जाती है, उसकी कंप्लेन मैजिस्ट्रेट को की जा सकती है। मैजिस्ट्रेट फिर पुलिस ऑफिस को डायरेक्ट करेंगे कि वो इस केस को रजिस्टर करे। अगर फिर भी ये नहीं किया जाता बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई जानी चाहिए। अब ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई थी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को लेके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कहता है कि हर वो इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज कंपलसरी एंड मैंडेटरी और कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की जाएगी। इसमें ना सेक्शन 173 की वर्डिंग पर भी ध्यान दीजिए। पहला है एवरी इंफॉर्मेशन और दूसरा है शैल। तो एवरी इंफॉर्मेशन, ये जो वर्ड है इसे क्वालिफाई नहीं किया जाए कि सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रिलायबल इंफॉर्मेशन पर ही एफआईआर लिखी जाएगी, नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटर्स का ये इंटेंट था कि एफआईआर लॉन्च करते वक्त पुलिस ऑफिसर्स अपना डिस्क्रिशन या चॉइस एक्सरसाइज नहीं करे कि किस इंफॉर्मेशन पे एफआईआर लिखी जानी चाहिए या नहीं। दूसरा शैल वर्ड यूज किया गया है, मे नहीं। तो जहां पर भी शैल वर्ड यूज होगा वो मैंडेटरी होगा। तो सेक्शन 173 ये कहता है कि हर वो इंफॉर्मेशन, चाहे वो क्रेडिबल हो या ना हो, रिलायबल हो या ना हो, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज कंपलसरी एंड मैंडेटरी। पर ये हो गया गाइडलाइन का सिर्फ एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट्स पर भी ध्यान देते हैं। देखिए इस प्रोविजन का ना मिसयूज होने की हाई चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे एफआईआर जेन्युइन होते हैं पर कई बार सामने वाली पार्टी को हैरेस करने के लिए भी फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो आते हैं दूसरे पार्ट पर। अब ये कहता है कि ये वो कुछ केसेस, ये सिर्फ इंडिकेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इन केसेस से रिलेटेड जब भी इंफॉर्मेशन दी जाती है और पुलिस ऑफिसर को ये डाउट होता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नहीं, तो ये कंफर्म करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। पर समझिए आगे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ ये पता लगाने के लिए की जा सकती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था या नहीं, क्योंकि एफआईआर लॉन्च करने के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है।
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप ये जानने के लिए नहीं कर सकते कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो फॉल्स थी कि नहीं, क्रेडिबल थी कि नहीं, रिलायबल थी कि नहीं, क्योंकि एफआईआर फाइल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज में आप ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। अब इंक्वायरी में अगर ये पता लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था तो एफआईआर लॉन्च होगी। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ तो आप इन्फॉर्मेंट को 7 दिन के अंदर बताओगे कि एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को आपको जनरल डायरी में लॉन्च करना होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलने पर आपने एफआईआर लॉन्च की, इंक्वायरी नहीं की तो किस रीजन से इंक्वायरी नहीं की, सारे रीजंस मेंशन होने चाहिए। इसके बाद हर वो पुलिस ऑफिसर जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस पे एफआईआर नहीं रजिस्टर करता उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। अब हम आ गए हैं सबसे काम के क्वेश्चन पर कि तब क्या होगा अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर लॉन्च करने से ही मना कर देते। तो देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ये प्रोविजन है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, प्रिविजन कर लीजिए कि जब भी कोई क्राइम हुआ अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करता है तो आप उस पुलिस ऑफिसर के पास जाइए, वो एफआईआर लिखेंगे। पर अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं तो आता है दूसरा ऑप्शन कि अब आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन लेकर, या रिटर्न में उनको पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर एसपी को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है तो वो 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, या तो वो खुद डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, या तो किसी पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे एफआईआर लॉन्च करो और इन्वेस्टिगेट करो। पर अगर एसपी भी एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देते तो आता है आपका तीसरा ऑप्शन कि अब आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन लिख के, वो कंप्लेन लिखेंगे एंड मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ये ध्यान रखिए कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, तो मैजिस्ट्रेट मे और मे नॉट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे ना मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों को लगता है कि अगर एक क्राइम के लिए एफआईआर लॉन्च हो रही तभी पुलिस ऑफिसर को सीरियसली लेंगे, तभी इन्वेस्टिगेशन ढंग से हुआ, और इसलिए बहुत लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैजरेट करके बताते, कभी कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते ताकि एफआईआर लॉन्च हो जाए। तो यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखिए। पहला, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना खुद एक ऑफेंस है, और दूसरा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर फाइल नहीं की जाती पर उसे भी उतना ही सीरियसली लिया जाता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर फाइल नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन करने से पहले और अरेस्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन ली जाती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी सारी टाइमलाइन, सारी सीरियसनेस सेम रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मुझे आपका पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यही चाहिए, पूरा ध्यान यही चाहिए। तो वीडियो देखते देखते अगर आप नोट्स भी बना रहे होंगे तो रुक जाओ, यहाँ ध्यान दो, पूरे नोट्स आपको नीचे वैसे ही मिल जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। इसे पहला मुझे आप बताइए कि एफआईआर फाइल कौन कर सकता है? कैसे विक्टिम ही एफआईआर फाइल कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई भी इंसान जिसने देखा हो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए या जिसको पता हो कि हाँ यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वो एफआईआर फाइल करा सकता है। इवन अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसे ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो भी एफआईआर फाइल करा सकते हैं। दूसरा, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि एफआईआर वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है, और एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उसको एफआईआर नहीं कहेंगे, उसे काइंड ऑफ एविडेंस कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एफआईआर फाइल कराते वक्त जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका क्या? तो उसके भी स्पेसिफिक यूज केसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नॉन एक्यूज, जैसे कोई इन्फॉर्मेंट हो गया, विक्टिम हो गया, पुलिस ऑफिसर, अगर वो एफआईआर फाइल कराते कुछ इन्फॉर्मेशन देके, तो उस इंफॉर्मेशन को कोरोबोरेशन या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं? तो कोरोबोरेशन को आप समझिए सपोर्टिंग एविडेंस। आप एफआईआर फाइल कराते कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वही सेम इंफॉर्मेशन आप कोर्ट में भी प्रेजेंट करते हैं, बाकी विटनेसेस भी सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये सपोर्टिंग एविडेंस हो गया आपका क्रेडिट बनाने के लिए कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, रिलायबल है, तो कोरोबोरेशन के लिए यूज हो सकती है। दूसरा हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, तो समझिए क्रॉस एग्जामिनेशन। आपने एफआईआर फाइल करा तक एक स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में अलग स्टेटमेंट दिया, बाकी जो एविडेंस है वो भी अलग हो गए, तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ये बस ध्यान दीजिए कि जो कोरोबोरेशन है ये कॉन्ट्रडिक्शन है, जो एफआईआर फाइल करा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके कोरोबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटैंटिव और प्राइमरी। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो में कि तब क्या होगा अगर अक्यूज ही एफआईआर फाइल कराए, उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, मानिए किसी इंसान ने मर्डर किया और गिल्ट में आके वो पुलिस स्टेशन आ जाता है स्टेटमेंट देने, तब वो 2 तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकता है, कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया मतलब वो एडमिट कर रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने कि हाँ मैंने ही खून किया है, तो भी उस स्टेटमेंट की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, वो एडमिसिबल नहीं होगा।
क्यों? यहाँ आता है हमारा न्यू एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये सेक्शन जो कहता है स्टेटमेंट्स मेड इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स आर इनएडमिसिबल, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दूसरा तरीके का इंफॉर्मेशन जो वो दे सकता है वो है नॉन कन्फेशनल। अब इसकी वैल्यू होती है क्योंकि ये ना आपका इंटेंट, प्रिपरेशन, मोटिव, ये सारी चीजें स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की एडमिसिबिलिटी के ऊपर सबसे लीडिंग और सबसे इंटरेस्टिंग केस है अग्नू नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इसे आप जरूर पढ़िएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या फिगर आउट किया कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस। अब अक्यूज्ड, नॉन अक्यूज्ड दोनों ही एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पुराने लॉज और नए लॉज में क्या डिफरेंस आया, तो हम अच्छे से एक टेबल के थ्रू एक एक लाइन में समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस आए, ताकि सिंपल तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो एफआईआर वर्ड अभी भी कहीं डिफाइंड नहीं है, हमें इन सेक्शंस को पढ़ के ही इसे समझना होगा। तो सीआरपीसी पुराने लॉ में एफआईआर के बारे में बात की गई है सेक्शन 154 के अंदर, वहीं नए लॉ बीएनएसएस में एफआईआर दिया गया है सेक्शन 173 में। दूसरा, नए लॉ में क्लॉज 1 में इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ये ऐड किया गया है, जिसका मतलब है जीरो एफआईआर। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए ये क्लॉज भी नया ऐड हुआ है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब हुआ ई एफआईआर। तो ये जीरो एफआईआर वर्ड या ई एफआईआर कहीं मेंशन नहीं है, पर इस तरीके से इसे इंक्लूड किया गया है, हम आगे इसे डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो दो प्रोविजन दिए गए थे उसका पूरा कंटेंट अभी भी सेम है, बस जो पहले आईपीसी के सेक्शंस थे उनको आईपीसी का जो नया लॉ है बीएनएस उनके सेक्शन से रिप्लेस कर दिया है, जो मेनली ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं। और पूरा का पूरा नया क्लॉज 3 ही आ गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बात करता है? ये बात करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर एफआईआर की। तो ये समझिए कि कोई भी ऑफेंस जो फाइल किया जाता है, अगर उसकी पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच की है और अगर पुलिस ऑफिसर श्योर नहीं है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं, तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का राइट अब एक्सप्रेसली दे दिया गया है, जो कि 14 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। तो हमने पुराने लॉज और नए लॉज में क्या डिफरेंस है उसको अच्छे से सिंपल तरीके से समझ लिया, आपको समझ में आया ना? उसी तरीके से एफआईआर के दो और कंसेप्ट से एक एक मिनट में समझेंगे, जीरो एफआईआर और ई एफआईआर को। तो जीरो एफआईआर समझिए कि कहीं क्राइम हुआ या आपको पता चला कि कहीं क्राइम हुआ, तो आप एफआईआर कहाँ फाइल करेंगे? जहां क्राइम हुआ, जहां अक्यूज है, जहां आप है, कहाँ? तो जीरो एफआईआर कहता है कि जुरिस्डिक्शन की चिंता किए बिना जो भी आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है आप वहां जाकर एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। अब वो जो पुलिस स्टेशन होगा वो जुरिस्डिक्शन से अप्रोप्रिएट जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल होनी चाहिए उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और इस तरीके से जीरो एफआईआर को रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपको जुरिस्डिक्शन की चिंता नहीं करनी है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी पास का पुलिस स्टेशन है वहां जाके एफआईआर लॉन्च करा दीजिए, फिर पुलिस स्टेशन बाकी सारी चीजें हैंडल कर लेगा। दूसरा, ई एफआईआर ये भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पहले भी था, चेंज ये आया कि इसे एक्सप्रेसली मेंशन किया गया। और दूसरा, ये अच्छी बात ये है कि अब हर स्टेट का अपना खुद का पुलिस पोर्टल होगा, जिनकी होम पेज पे ही ई-एफआईआर की सुविधा दी गई होगी। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज आपने कितना इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक को समझा। सच में आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने डेडिकेशन दिखाया, आपने पेशेंस दिखाया अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए। ये वीडियो बनाने में, इस टॉपिक को पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने भी कुछ नया सीखा हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो या मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन हो कि मैं और अच्छे से कैसे पढ़ा सकती हूँ, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो इसी तरीके के मेरे कुछ कोर्सेज भी है, जैसे मेरे 3 न्यू क्रिमिनल लॉ का कोर्स, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स और मेरे क्लैट पीजी का कोर्स। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज डू चेक इट आउट। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।